our tunes. देवगढ़ नाम के गांव में नदी किनारे बसे पुराने से हवेली नुमा मकान में शांति देवी अपने बेटे अनिकेत और बेटी अमायरा के साथ रहती थी। उनके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। कुछ समय बाद अमायरा की शादी शहर में रहने वाले एक लड़के से हो गई, जिसके बाद वो शहर में ही सेटल हो गई। लेकिन बीच बीच में वो शांति देवी से मिलने आती रहती थी। तो वहीं उसका बेटा भी ज्यादातर काम के सिलसिले में मीटिंग्स के लिए गाँव से बाहर रहता था। एक रोज, माँ तुम्हें वो साड़ी पसंद आई? ये मुंबई गए थे तभी मेरे लिए और आपके लिए लाए थे। हाँ बिटिया, साड़ी तो बहुत अच्छी है। जमाई राजा की पसंद सच में बहुत अच्छी है। तभी पीछे से उनका नौकर मनोहर आता है। मालकिन खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। अच्छा ठीक है अमायरा बेटी, मैं फोन रखती हूँ। मनोहर ने खाना लगा दिया। तभी अनिकेत और शांति देवी खाने की टेबल पर आ जाते हैं, जहाँ मनोहर ने कई तरह की डिश उनके लिए बनाकर रखी हुई थी। वाह मनोहर काका, आज भी आपके हाथों में वही स्वाद है जो हम बचपन से खाते आए हैं। क्या कमाल का खाना बनाते हैं आप। हाँ अनिकेत, ये बात तो है। और खासकर ये कोफ्ते की सब्जी तो तेरे बाबा को भी बड़ी पसंद थी मनोहर के हाथ की। वो हर दूसरे दिन सब यही बनाने के लिए बोलते थे। ठीक कहा मालकिन, मुझे आज भी याद है जब मालिक ने पहले दिन मेरे हाथ की बनी कोफ्ते की सब्जी खाई थी तो उन्होंने खुश होकर मुझे गले से लगा लिया था। एक नौकर को इतना सम्मान सिर्फ इसी घर में मिल सकता है, और यही कारण है शायद कि मैंने इतनी जगह नौकरी की थी, लेकिन जब से यहाँ आया तो यहीं का होकर रह गया। तो जैसे भरोसेमंद नौकर भी तो बड़ी ही किस्मत वालों को मिलते हैं। मनोहर को कई साल हो गए थे उनके यहाँ काम करते हुए। साथ ही वो काफी ईमानदार और काफी भरोसेमंद इंसान भी था, इसलिए शांति देवी ने उसे कभी भी वहाँ से नहीं निकाला। फिर एक रोज, मालकिन गांव से मेरी घरवाली का फोन आया है। मेरे बेटे की तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे अपने गांव जाना होगा। अच्छा ठीक है, चले जाना मनोहर। वैसे भी कई साल हो गए तुझे अपने गांव गए हुए। लेकिन सुन, जाने से पहले एक नौकर का इंतजाम करता जा। तू तो जानता है मेरी उम्र ढल चुकी है, शरीर कमजोर होता जा रहा है। अब मेरे बस की बात नहीं घर के काम के लिए, इसलिए नौकर की जरूरत पड़ती है। ठीक है मालकिन, मेरे एक दोस्त का बेटा है जो काफी समय से नौकरी ढूंढ रहा है, मैं उसे यहाँ भेज दूंगा। फिर मनोहर अगले दिन ही अपने गांव के लिए निकल जाता है और फिर उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। शांति देवी ने दरवाजा खोला तो सामने एक दुबला पतला पर बहुत ही चतुर सी आंखों वाला युवक खड़ा था। मालकिन मेरा नाम गोपाल है, गांव से आया हूँ, काम की तलाश है। मनोहर काका ने आपके यहाँ भेजा है। अच्छा हाँ। शांति देवी को वो मासूम लगा, पर वो नहीं जानती थी कि उसकी आंखों में चमक मासूमियत की नहीं बल्कि लालच की थी। ठीक है बेटा, काम अच्छे से करना। फिर गोपाल ने मीठी मुस्कान दी। गोपाल अपने कपड़ों की गठरी लेकर हवेली के अंदर प्रवेश हो गया। वो बड़ी हवेली और उसमें रखे महंगे सामान को देखकर ही पैसों का अंदाजा लगा चुका था। हवेली बड़ी थी, कमरे अधिक। गोपाल, तुम्हारा कमरा वहाँ है, तुम अपना सामान वहाँ रख दो। जी मालकिन, वैसे एक बात कहूँ मालकिन, आप मेरी माँ जैसी है मालकिन। ये सुनकर शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। धीरे धीरे गोपाल ने शांति देवी को ऐसे ही अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। वो घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े सब कर लेता था। उसने अपने काम और बातों से शांति देवी को खुश कर दिया। मालकिन आप बैठी, मैं सब कर दूंगा। कितना समझदार लड़का है ये। अपनी मासूम शक्ल और मासूम बातों से उसने शांति देवी और अनिकेत का भरोसा जीत लिया। गोपाल, खाना बनाने में तुम भी माहिर हो। क्या करे मालिक, बहुत छोटे थे जब माँ गुजर गई और पिताजी सारा दिन काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, इसीलिए खुद ही खाना बनाना सीखना पड़ा और बचपन से लेकर अब तक आदत हो गई बनाते बनाते। बेचारा, इसने कितने दुख देखे हैं। पर गोपाल का असली चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। एक दिन उसने शांति देवी को गहनों की अलमारी खोलते देखा तो उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। इतने गहने हैं और ये बूढ़ी औरत, इसका अगर थोड़ा बहुत हाथ साफ कर भी लूं तो क्या ही होगा, लेकिन मेरी तो जिंदगी बन जाएगी, ताउम्र काम नहीं करना पड़ेगा। 2 दिन बाद अनिकेत, माँ मुझे जरूरी काम से कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। आप कहो तो मैं अमायरा दीदी को तब तक के लिए आपके पास बुला लूं। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों उसे परेशान कर रहा है? 2 दिन की तो बात है, मैं रह लूंगी और फिर गोपाल भी तो है घर में, क्या डर है। ठीक है माँ। उसी शाम जब शांति देवी पूजा कर रही थी, गोपाल दबे पांव अलमारी के पास पहुंचा और उसने वो अलमारी की चाबी उठाई। उसने वो खोली ही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, गोपाल ये क्या कर रहे हो? वो मालकिन, ये अलमारी की चाबी यहाँ गिर गई थी, मैं उसे संभाल कर देने आया था। चूहे बहुत हो गए ना। फिर शांति देवी को शक हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस चाबी उठाई और कमरे से बाहर चली गई।
गोपाल ने दांत भींचते हुए खुद से कहा। एक दिन तो मौका मिलेगा, फिर देखूंगा। अब गोपाल ने होशियारी से काम लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ हफ्तों बाद शांति देवी को पेट में दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने दवा दे दी और आराम करने की सलाह भी। अब पूरे घर की जिम्मेदारी गोपाल पर थी और इसी का उसने फायदा उठाना शुरू किया। अब राशन सब्जी सब खुद लाने लगा, जिसका फायदा उठाते हुए वो घटिया और सस्ता राशन ले आता और उसमें से पैसे बचा लेता। दूध लेने जाता तो उसमें दूध की जगह पानी मिला देता और बाकी पैसे जेब में डाल लेता। सब्जी लेने जाता तो सस्ती सड़ी गली सब्जियां ले आता। ऐसे ही हर जगह से थोड़ा थोड़ा मिलाकर बहुत कमा रहा था। लेकिन एक शाम शांति देवी की बेटी अमायरा शहर से आई। वो तेज दिमाग वाली महिला थी। माँ, तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं ठीक हूँ बेटी, बस मौसम के चलते थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। अब मैं आ गई हूँ, कुछ दिन यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। माँ, एक बात कहूँ, मुझे ये गोपाल कुछ भरोसे लायक नहीं लग रहा। तुम ठीक कहती हो बेटी, मुझे भी कहीं न कहीं लगता है कि शायद गोपाल भरोसे लायक है नहीं। अमायरा ने तय किया कि वो सच्चाई जानकर ही रहेगी। अब वो उस पर नजर रखने लगी। फिर एक दिन, गोपाल जरा इधर आओ। तुम ये राशन कितना बेकार लाए हो, लेकिन इसके पैसे इतने महंगे कैसे? यहाँ पास वाली दुकान में तो आधे दाम है। हम तो कई सालों से वही ला रहे हैं। मैं क्या करूं दीदी, दुकान वाला महंगा देता है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से। वो तो वहाँ से चला गया, लेकिन फिर अमायरा उसी दुकान में गई। दुकानदार ने बताया कि गोपाल महीनों से कम दाम में ले जा रहा है राशन। अमायरा और शांति देवी सतर्क हो गई और अब उन्होंने एक कैमरा खरीदकर घर में छुपा दिया ताकि गोपाल की हरकत पकड़ी जा सके। अगले ही दिन जब घर में कोई नहीं था, गोपाल कमरे में आया। उसने अलमारी खोली और गहनों की डिब्बी उठाई। आज तो सब ले जाऊंगा, फिर सारी उम्र कोई नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। वो मौके का फायदा उठाकर गहने चुराने वाला था कि तभी, बस बहुत हुआ, बहुत लूट लिया तुमने इस घर को। तभी उस जोरदार आवाज ने उसे चौंका दिया। दरवाजे के पीछे से अमायरा और दो मोहल्ले वाले अंदर आ गए। गोपाल, क्या यही तुम्हारी ईमानदारी है? लालची नौकर, जी तो चाह रहा अभी लाठी से कूटकर इसकी हड्डियां लाल कर दूं। फिर गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। फिर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। गोपाल हाथ जोड़कर रोने लगा। दीदी, गलती हो गई, बस थोड़े पैसे चाहिए थे। मेरे बाबा बीमार हैं, मैं मजबूर था। मैं अपनी माँ को पहले ही खो चुका हूँ, लेकिन अब अपने पिता को नहीं खो सकता। बेटा, अगर परेशानी बताता तो मैं मदद कर देती, पर तुमने धोखा क्यों दिया? पर गोपाल के चेहरे पर अब भी सच का डर नहीं था, बल्कि पकड़े जाने का अफसोस था। फिर मोहल्ले वालों ने कहा कि पुलिस बुलाते हैं, पर शांति देवी बोली, नहीं, मैं इस लड़के को जेल जाते हुए नहीं देखना चाहती। फिर सभी हैरान रह गए। माँ, इसने आपकी मेहनत की कमाई लूटने की कोशिश की। हाँ, लेकिन शायद एक और मौका इसे बदल दे। फिर उन्होंने गोपाल की तरफ देखा। अगर तू इस घर से तुरंत चला जाए और दोबारा कभी धोखा ना दे तो मैं तुझ पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। गोपाल की आंखों में शर्म थी। वो चुपचाप सिर झुकाकर बोला, मैं चला जाता हूँ मालकिन, पर गरीब आदमी मजबूरी में गलतियाँ करता है, जानबूझकर नहीं। गोपाल ने थैला उठाया और बिना पीछे देखे हवेली से निकल गया। 2 दिन बाद मनोहर काका वापस आ गए। उन्हें जब गोपाल की शर्मनाक हरकत का पता चला तो बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अब शांति देवी को तसल्ली थी कि उनका भरोसेमंद नौकर वापस आ गया। सावधानी जरूरी है, लेकिन इंसानियत भी। फिर भी लालच जिसका चरित्र हो, उसे कोई नहीं बदल सकता।